सो गाइस 148 के फाइनल बेस पर वापस से रिकवरी आज के दिन बनी है इस कंपनी में। ग्रो बिलियन ब्रेन्स अपडेट पॉजिटिव है, कंपनी के रिवेन्यूज ग्रोथ को लेकर के भी पॉजिटिविटी यहां पर है। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस कंपनी का, रिवेन्यू ग्रोथ क्या है अपडेट, अब तक आप लोगों ने शायद सुन ही ली होगी, लेकिन चार्ट पर इन सभी चीजों को यहां पर रखेंगे और कंपनी के पुराने डाटा पर देखेंगे कि अभी का जो डाटा है क्या वो उस पुराने डाटा को सरपास कर सकता है। अकॉर्डिंग टू जेफरीज 26% अपसाइड पोटेंशियल बनता है ग्रो बिलियन ब्रेन्स के स्टॉक में। बाइंग की रेटिंग है 26% का आधा यानी कि 13% अकल की क्लोजिंग से लेकर के आज अचीव हो चुका है, यानी 13% आज ही अचीव हो चुका है। अकॉर्डिंग टू जेफरीज कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करेगा 29% कैगर के साथ में फाइनेंशियल 26 से 28 के बीच में। अब ये पॉजिटिविटी बनी है कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के क्लाइंट ग्रोथ को देखते हुए। अगर आप कंपनी का क्लाइंट ग्रोथ देखोगे, आपको पता ही है, जैसे मैं आपके साथ कई सारे डाटा रख चुका हूं, मैंने आपके साथ नवंबर का डाटा भी डिस्कस किया था कंपनी के क्लाइंट का ग्रो का, और उसको कंपेयर किया था हमने एंजल वन और आपका जीरोधा से कि किस तरह से ग्रो का क्लाइंट बेस ज्यादा है। ऑल्दो रिवेन्यू कम है बट क्लाइंट बेस ज्यादा है। 19 मिलियन क्लाइंट्स कंपनी के यहां पर सरपास हो चुके हैं। 27% कंपनी इंक्रीज पर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्लाइंट बेस में, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के एसेट्स 33% तक सर्ज किए हैं एक साल के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और 2.7 लाख करोड़ का अमाउंट जिसका बनता है, जिसकी वजह से कंपनी का म्यूचुअल फंड और इक्विटीज इन दो सेगमेंट में कंपनी सबसे ज्यादा अमाउंट अर्न कर पाती है। तो कंपनी के बेसिस बढ़िया है म्यूचुअल फंड और इक्विटीज में, जिसकी वजह से कंपनी का क्लाइंट डाटा भी और कंपनी का रेवेन्यू बताया जा रहा आगे जाकर के इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। तो जेफरीज ने यहां टारगेट बढ़ा दिया है और कंपाउंडेड ग्रोथ जो आपकी है वो 35% तक रहेगी फाइनेंशियल 26 से 28 के बीच में। और ईपीएस यानी कि कंपाउंडेड ग्रोथ जितना बढ़ेगा उतना ही आपका ईपीएस भी इंक्रीज होगा। तो ईपीएस आपका 35% का है। इस समय ईपीएस कंपनी का कम है क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू सितंबर में कम आया था। तो अब जेफरीज के अकॉर्डिंग ये कहना है कि कंपनी का ईपीएस बढ़ सकता है फाइनेंशियल 26 से 28 के बीच में, जिसकी डिमांड भी हाई है क्योंकि सितंबर में कंपनी ने माइनस ग्रोथ दिखाई थी अपने रेवेन्यू के अंदर। तो अगर फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ आता है तो ये भी एक अच्छी बात होगी। क्यों, अभी मैं आपको वो भी बता देता हूं। ठीक है, तो पॉजिटिविटी काफी ज्यादा दिखाई है इन्होंने यहां पे जेफरीज ने ग्रो के रिवेन्यू ग्रोथ में स्पेशली। अब रिवेन्यू पर इतना फोकस क्यों दिया गया है? 180 का टारगेट दिया है, 26% अपसाइड पोटेंशियल, जिसका 13% आज अचीव हो चुका है। रिवेन्यू पर फोकस इसलिए दिया है क्योंकि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ काफी ज्यादा गिर चुका है। 167% से कंपनी का ग्रोथ आया 144% एंड देन 45%। ऑल्दो रिवेन्यू आपको बढ़ता दिख रहा है, रिवेन्यू 1142, 2794, 4061 करोड़, लेकिन ये ग्रोथ की बात करी है जेफरीज ने जो कि 35% 29% के आसपास है अकॉर्डिंग टू कैगर एंड अकॉर्डिंग टू एबिडा। तो देखना यह है कि क्या कंपनी 35% और 29% मिला करके अपना कैगर एबिडा सब चीज को कैलकुलेट करने के बाद में फाइनेंशियल 26 के आखिर तक ग्रोथ इंप्रूव कर सकती है। अगर ये ग्रोथ 45% के ऊपर का आता है, इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर से भी हम कंपनी की उम्मीद कर सकते हैं। आने वाले क्वार्टर जैसे कि सितंबर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ -9.48% पर आया था। तो अगर इस तरीके से कंपनी काम करती है, क्लाइंट बेस कंपनी बढ़ा रही है एंड ऑल, जैसा कि जेफरीज ने बताया यहां पर, तो ऐसे में कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का ग्रोथ भी इंप्रूव होने की चांसेस हैं, यानी कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ दे सकती है अगर हम जेफरीज के अकॉर्डिंग समझे तो, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये है पूरा डाटा। अगर हम इसको तरीके से समझे तो 45.8 का एमएफआई है, 52.6 का आपका आरएसआई है, 148 स्विंग पैटर्न और 172, ये दो लेवल्स आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 148
172 और 162, इसको भी यहां पर मार्क कर लेना 162 को, ठीक है। तो आज के सेशन में स्विंग की अगर हम बात करें तो ये स्विंग पैटर्न जाना चाहिए आपका 172 तक, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से दूसरे पैटर्न पर भी देखें, स्विंग पैटर्न ये जो कि तो 148 आपका इंपॉर्टेंट बेस रहा है, जो हम पिछले कई वीडियो से डिस्कस भी कर रहे थे, और 162 पर आकर के कहीं ना कहीं आज एक स्विंग पैटर्न खत्म हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको ब्लैंक स्क्रीन पर समझेंगे, यहां पे ब्लैंक स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरीके की चीज नजर आ रही होगी। अभी इसके चार्ट पे, ग्रो के चार्ट पे जो भी आपने यहां पर देखा, और आज ये कैंडल है आपकी कुछ इस तरीके की, ठीक है, जहां पर बायर आपके एक्टिव हुए हैं। अगर हम 148 से 162 को देखें तो यस, आज ये स्विंग पैटर्न आपका कंप्लीट हो चुका है पहला ट्रेंच के अंदर, जो कि हम पिछले कुछ वीडियो से डिस्कस भी कर रहे थे, क्योंकि 148 के नीचे हैंगिंग बेस लिया था, ऑल्दो लास्ट सेशन में उस हैंगिंग बेस को तोड़ दिया था काफी बुरी तरह से, बट आज के दिन अपडेट आते ही आपको वापस से स्विंग मिला है 162 की तरफ में यहां पे। अब अगर हमको यहां से और तेजी चाहिए, क्योंकि स्विंग पैटर्न का एक रिस्ट्रिक्शन होता है जो कि 162 है, ठीक है। अगर हम पहले ट्रेंच की बात करें तो 162 इस स्विंग पैटर्न का रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे में अगर कमिंग सेशन में हमें इस तरह की पोजीशन मिलती है, इसको कहते हैं हैंगिंग बेस, या तो 162 पर इस तरह की पोजीशन दे दे, या दूसरा अगर आप यही चाहते हो कि भैया एक और यही कैंडल दे दे जिसके बाद 172 पर सीधा आपका स्टॉक चल पड़े, यानी कि दूसरे ट्रेंच पर स्विंग पैटर्न के, तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट। लेकिन अगर 162 पर हैंगिंग बेस लेता है तब भी हमारी सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि गिरावट ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुकी है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कंसोलिडेशन बेसिस पर भी स्टॉक आगे बढ़ता है तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है ऑन चार्ट पैटर्न। बट सीधा ही अगर ब्रेकआउट दे दे तो आपका 172 का नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन है, जो कि हमको ये भी मालूम होना चाहिए। जब भी आपका स्विंग पैटर्न बनता है वहां पर आपके रेस्ट्रिक्शन वही आते हैं जहां पर पहले आपका टॉप बना होता है, जिसकी वजह से 162 पर आकर के आज फिर से आपने रेस्ट्रिक्ट किया एग्जैक्ट यहीं पर ही। जब भी किसी स्विंग पैटर्न को ब्रेकआउट देना होता है, पहली पॉसिबिलिटी हैंगिंग बेस की आती है, ये पोजीशन बनती है तो आप सस्टेनेबिलिटी देन ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी लेके चलते हो। दूसरा, एक ब्रेकआउट स्विंग पैटर्न का दूसरे ट्रेंचेस पर कंटिन्यू करता है तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती कि रेगुलर ब्रेकआउट्स आपको मिल रहे हैं। अदरवाइज स्विंग पैटर्न में यूजुअली आपको इस तरह की कंडीशन या केस देखने को मिलता है जहां पर हर कैंडल की टेल नीचे की लंबी होनी जरूरी है, जो बार को इंडिकेट करे। तब आप ब्रेकआउट के लिए जाते हो स्विंग पैटर्न के अंदर, तब आप पुराने रेस्ट्रिक्शन 162 जो कि इसमें है उसको ब्रेकआउट करते हो। तो ये होता है आपका स्विंग पैटर्न के अंदर कंसोलिडेशन बेसिस के बाद ब्रेकआउट, या फिर डायरेक्ट ब्रेकआउट कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के अंदर या कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में। तो नेक्स्ट सेशन आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रिलियंट ब्रेन्स के लिए। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।